नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि 15-16 अक्टूबर को यूपीएसएससी पीईटी की परीक्षा होने वाली है, तो उसमें संविधान का 5 नंबर का सेक्शन है, 5 अंक का संविधान से संबंधित प्रश्न आएगा। तो ऐसा करते हैं कि आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, सबको पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आज हम रिवीजन के रूप में एक सीरीज पे डिस्कशन करेंगे जो यूपीएसएससी ने जितने एग्ज़ाम कराए हैं अब तक, सब में संविधान के जो प्रश्न दिए हुए हैं सबकी चर्चा की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? तो पहला कह रहा है अभिव्यक्ति और विश्वास, दूसरा हैसियत और अवसर, तीसरा विचार और अभिव्यक्ति, चौथा अवसर और अभिव्यक्ति। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, अवसर की समानता अनुच्छेद 16, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 और अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद 19। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अभी अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो अवसर की समानता 16 और अभिव्यक्ति की आज़ादी 19, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 16 के पार्ट 4 से आरक्षण दिया जाता है सरकारी नौकरियों में। अगर सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात किया जाएगा तो अनुच्छेद 16 कोष्ठक में 4, ठीक है सर। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ग्राम पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पे क्या होता है? तो देखिए, यूपी में पंचायती राज त्रिस्तरीय है। यूपी में कितना कैसा पंचायती राज है? त्रिस्तरीय पंचायती राज है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पे क्षेत्र पंचायत होती है और जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है। जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो वही है कि ब्लॉक स्तर पे क्या होगा? तो जानते हैं क्षेत्र पंचायत को ही कहीं कहीं पंचायत समिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायत समिति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ साथ ध्यान रखेंगे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट पे लागू की गई और इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा, और ये लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो अभी चर्चा आपसे हुई है पिछले क्वेश्चन में, बलवंत राय मेहता कमेटी। इसी की रिपोर्ट पर पंचायती राज का शुरुआत हुआ भारत में। यह रिपोर्ट आई 1957 में और पंचायती राज शुरू हुआ कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से। कहाँ से? राजस्थान के नागौर से। उस समय प्रधानमंत्री होते थे नेहरू जी। प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। अब यहाँ एक प्रश्न है कि मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमको जानना चाहिए कि यूपी में कब? तो यूपी में भी 1959 में ही, लेकिन नवंबर 1959 में, नवंबर 1959 में यूपी में शुरू हुआ। एक प्रश्न और आ जाता है बलवंत राय मेहता कमेटी पर, किसने किस तरह के पंचायती राज का सुझाव दिया? तो देखिए 3 नाम हैं, 3 शब्द हैं, बलवंत राय मेहता। तो याद रखेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज। किसकी सलाह दी? त्रिस्तरीय पंचायती राज। इसी के पहले एक और कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ये बनी 1977 में। इसने 2 स्तरीय पंचायती राज का सलाह दिया। किसका? 2 स्तरीय पंचायती राज का, ठीक है सर। तो ऐसे अशोक मेहता 2 शब्दों का नाम है तो द्विस्तरीय, और बलवंत राय मेहता 3 शब्दों का नाम है तो त्रिस्तरीय पंचायती राज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य होता है यदि वो लोकसभा में कम से कम कितनी सीटें प्राप्त कर लें? तो 11 सीटें। कितनी सीटें सर? 11 सीटें। इसका राष्ट्रीय दल का दर्जा देने के लिए
कई नियम हैं, 3 नियम हैं, उनमें से एक नियम ये भी है कि कम से कम हो लोकसभा में कितनी सीटें जीत जाएं, 11, लेकिन एक राज्य से नहीं, कम से कम कितने राज्य होने चाहिए, 3 राज्य होने चाहिए। कितने राज्य होने चाहिए, 3 राज्य होने चाहिए। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो राष्ट्रीय दल हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, 8 है। अगला देखते हैं, लोकसभा या विधानसभा में खड़े होने के लिए आयु सीमा क्या है, तो चुनाव लड़ने की आयु सीमा कह रहा है, तो लोकसभा या विधानसभा में लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु सीमा होती है, ठीक है ना। ये जो 18 वर्ष लिखा है, तो ये ध्यान रखेंगे मतदान करने की न्यूनतम आयु है, किसकी, मतदान करने की। 21 वर्ष जो होता है, तो उसको ध्यान रखेंगे पंचायती चुनाव और नगर निकाय के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है, ठीक है ना। और 25 वर्ष क्या है सर, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है। अगर आपसे कहे कि राज्यसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या होगी, तो 30 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, 30 वर्ष हो जाएगी। वहीं पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, 35 वर्ष होती है। कितनी होती है सर, 35 वर्ष होती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि राजनीति में रिटायरमेंट की मैक्सिमम एज नहीं है, जब तक घुटने में जान है आप चुनाव लड़ सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति कोई भी चुनाव कितनी भी बार लड़ सकता है। आपके पेपर में आ जाएगा कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव कितनी बार लड़ सकता है, कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो अनगिनत बार, इसका कोई नियम नहीं है। चलिए सर आगे देखते हैं। कहता है कि वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, संख्या कितनी है, तो 543 सीटें हैं लोकसभा में। ऐसे समझे रहिएगा कि लोकसभा में क्या है, 543 सीटें हैं वर्तमान में। कितनी, 543 वर्तमान में। मैक्सिमम में कितनी हो सकती हैं, अधिकतम हो सकती हैं 550। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। और बंटवारा कैसे हुआ है 550 में, तो 550 में बंटवारा ऐसे हुआ है कि राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेश से 20। लेकिन निर्धारण कहाँ से किया गया है, 1971 की जनगणना से। निर्धारण कहाँ है सीटों का, निर्धारण कहाँ से किया गया है, तो 1971 की जनगणना से। तो सीटें कम क्यों हो गई, 543 क्यों हो गई, तो जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश में होना चाहिए 20, लेकिन अभी कितने हैं, 13 हैं। यही 7 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले एंग्लो इंडियन के लिए भी 2 रखा गया था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन से 2020 में एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि एंग्लो इंडियन की 2 सीटें होती थी, राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, लेकिन इन्हें क्या कर दिया गया, 2020 में 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब देखिए एक पॉइंट लास्ट में इसमें ये ध्यान रखेंगे कि 1971 की जनगणना से तो तय हुआ है और 2026 तक फिक्स रहेगा, जो 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी। ये भी ध्यान रखना है। जब एक प्रश्न ये पूछ दिया कि कब से निर्धारित हुआ है, तो ये भी पूछ सकता है कब तक नहीं बढ़ेंगी, तो 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जितने प्रश्न हैं सबका रिलेटेड पॉइंट डिस्कस कर लेना है, क्योंकि उन्हीं रिलेटेड पॉइंट से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इससे बाहर संविधान से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 प्रश्न में क्या दे सकते हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया, सीधा सीधा पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन से, तो 73वें। किससे किया गया सर, 73वें संविधान संशोधन से संविधान में शामिल किया गया, ठीक है ना, 73वां संविधान संशोधन। और ध्यान रखेंगे किस भाग में, भाग 9 में। कौन से भाग में, भाग 9 में पंचायती राज को शामिल किया गया। अनुसूची कौन सी शामिल हुई, तो 11वीं। कौन सी अनुसूची शामिल हुई, 11वीं। और विषय कितने हैं पंचायतों में, तो ध्यान रखेंगे 29 विषय हैं। पंचायतों में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि क्या पंचायती राज पूरे देश में लागू है।
एक प्रश्न होता है कि क्या पंचायती राज पूरे देश में लागू है, तो पंचायती राज पूरे देश में लागू नहीं है, अभी दिल्ली में ही नहीं है। पंचायती राज अभी दिल्ली में ही लागू नहीं है। जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पे क्षेत्रीय परिषदें शासन करती हैं, जनजातीय परिषदें शासन करती हैं। तो अगर ये प्रश्न आ जाता है कि किस राज्य में पंचायती राज लागू नहीं है, तो पूर्वोत्तर का कोई राज्य दे देगा तो उसको विकल्प में क्या कर देंगे, लगा देंगे। और ऐसे कह दे कि पंचायती राज पूरे भारत में लागू है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण है कि आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज लागू करने के लिए, आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज लागू करने के लिए पेसा एक्ट कानून बना। कौन सा कानून, पेसा एक्ट 1996 में। आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज लागू करने के लिए कौन सा कानून बना, पेसा एक्ट कानून बना 1996 में। ठीक है सर। अब यहाँ देखिए 2-3 संविधान संशोधन और दिए हैं, तो इनके बारे में भी ऐसे मौखिक चर्चा कर लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा दिया गया और आपातकाल में थोड़ा सा संशोधन हुआ कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जाएगा। 44वें में हुआ। 61वें में क्या हुआ, मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। और 36वें में क्या हुआ, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना किस संविधान संशोधन से, तो 36वें से। और कहा जाए कि सिक्किम भारत में किससे शामिल हुआ, तो 35वें से 1975 में। ठीक है सर। अगला देखते हैं। चलिए, कह रहे हैं 2009 में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए कितने आरक्षण को मंजूरी दी, तो ये देखिए महिलाओं के लिए अधिकतम आरक्षण यही है। तो ध्यान रखेंगे, एक लाइन से ध्यान रखेंगे, ऐसे पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। महिला आरक्षण, तो पहले तो ये ध्यान रखेंगे पंचायतों में, पंचायती राज में और नगर निकाय में, दोनों जगह है नगर निकाय में। तो ये कितना है सर, तो ध्यान रखेंगे कि कितना है। इसका एक क्राइटेरिया बना है कि मिनिमम आरक्षण कितना होगा, 33% और मैक्सिमम आरक्षण कितना होगा, 50%। यही है, मिनिमम कितना होगा 33% और मैक्सिमम कितना होगा 50%। मैक्सिमम कितना होगा 50%। ठीक है। फिर देखिए, अब 50% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बिहार। सब लोग ध्यान रखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, बिहार। लेकिन मजे की बात है, अभी हमारे उत्तर प्रदेश में 33% ही रिजर्वेशन है महिला का। कितना है, 33%। करीब 21 राज्य इस समय 50% रिजर्वेशन दे चुके हैं, लेकिन यूपी में कितना है, तो 33%, 1/3 है। ठीक है। अब इसके साथ एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, ये जो महिला आरक्षण है ना, ये लोकसभा विधानसभा में नहीं होता है। कभी सुने हैं कि लोकसभा विधानसभा में महिला आरक्षण है? केवल SC ST आरक्षण होता है। OBC आरक्षण है इसमें, किसमें, पंचायती राज में, लेकिन OBC आरक्षण न तो लोकसभा में है न तो विधानसभा में है। और एक सभा ऐसी है जहां कोई रिजर्वेशन नहीं होता, राज्यसभा और विधान परिषद में SC ST रिजर्वेशन भी नहीं है। केवल SC ST रिजर्वेशन कहाँ है, लोकसभा और विधानसभा में। चलिए आगे देखते हैं, कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है। राज्यसभा के अधिकार की बात कर रहा है, तो नंबर 1 कह रहा है, यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है। यह धन विधेयक और गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है। तो देखिए यही गलत है। क्या है, धन विधेयक जो है वो पास करने का अनन्य अधिकार किसके पास है, तो लोकसभा के पास है। राज्यसभा का कोई भी अधिकार धन विधेयक पर नहीं है। तो पहला विकल्प ही गलत हो जा रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक पारित करती है। राज्यसभा धन विधेयक पारित नहीं करती है। कौन करता है, लोकसभा करती है। बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रस्तावों को मंजूरी देता है, ये दे सकता है। ये आपातकाल की घोषणा को मंजूरी दे सकता है। ये गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है, ये भी करता है। ये आपातकालीन घोषणा को मंजूरी देता है, सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो गया,
ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि धन विधेयक पर राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं है। धन विधेयक पर राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं है। चलिए साहब अगला देखते हैं। चलिए साहब, कह रहा है कि 2005 में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग बना। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वीरप्पा मोइली। 2005 वाला जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उसके अध्यक्ष हैं वीरप्पा मोइली। और पहला बना था, यही ध्यान रखेंगे, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग ये बना था 1966 में। इसके शुरू में अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। कौन अध्यक्ष थे? मोरारजी देसाई। लेकिन बाद में क्या हुआ? के.एच. हनुमंते को बनाया गया। किसको? के.एच. हनुमंते को। ठीक है ना। पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सुझाव दिया था कि भारत में लोकपाल बनाया जाना चाहिए। लोकपाल का सुझाव ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में लोकपाल शुरू करने का सुझाव किसने दिया था? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 मोरारजी देसाई और हनुमंते, और दूसरा है 2005 वीरप्पा मोइली। इन्होंने कहा था कि कम उम्र में आईएएस बनाइए, भ्रष्टाचार कम होगा। तो ध्यान रखना है। और एक चीज़ यही ध्यान रख लीजिएगा कि लोकपाल जो है इसको अंग्रेजी में आम्बुड्समैन कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्बुड्समैन। तो आम्बुड्समैन या लोकपाल दुनिया में सबसे पहले 1809 में कहाँ शुरू हुआ था? स्वीडन में। कहाँ शुरू हुआ था? स्वीडन में। और इसके साथ एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे पहले लोकपाल लाया गया बैंकिंग में। बैंकिंग लोकपाल ये लाया गया 1995 में। बैंकों में सबसे पहले लोकपाल भारत में लाया गया 1995 में, बैंकिंग लोकपाल। चलिए सर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है वो 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है ना। सीधा सीधा प्रश्न ये है कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे मित्रों, 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष का कार्यकाल, यही होता है, जो भी पहले हो जाए। अगर उनको 6 साल नौकरी करते हो गया तो 65 से कम में ही रिटायर हो जाएंगे। अगर वो 65 के हो गए तो 6 महीना नौकरी किए हैं तो भी रिटायर हो जाएंगे। यानी 65 साल की उम्र हो जाए या 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाए, जो भी पहले हो जाए। चलिए साहब अगला देखते हैं। मंत्रिमंडल अधिकतम कितना हो सकता है? तो जानते हैं मंत्रिमंडल अधिकतम ये है 15%। कितना से ज़्यादा नहीं हो सकता? 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। जैसे ऐसे समझिएगा, संख्या पूछ दे तो लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य, इसका 15% निकालेंगे तो देखिए 550 का 15% अगर आप निकालेंगे तो 82 मंत्री। कितने मंत्री? 82 मंत्री। तो यानी केंद्र सरकार में किससे अधिक मंत्री नहीं हो सकते? 82 से। और वहीं अगर यूपी में बात करेंगे तो यूपी में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 403। तो ये बताइए कितने मंत्री हो सकते हैं? तो 403 का 15% तो कितने मंत्री? 60 मंत्री। तो ध्यान रखिए कभी कभी संख्या भी पूछ सकता है, तो आप आराम से संख्या कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट करके। ठीक है सर आगे देखते हैं। पहली बार विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ? ठीक है ना। पहली बार विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ? पहली बार नोटबंदी कब की गई? तो 1978 में। ठीक है ना। प्रयास किया गया था, जनता पार्टी सरकार द्वारा 10,000 रुपये का नोट बंद करने का प्रयास किया गया था। चलिए आगे। एक चीज और ध्यान देंगे इसमें कि जो नोटबंदी है या विमुद्रीकरण, इसको हम कहते हैं नोटबंदी या विमुद्रीकरण, ये सबसे पहले हमारे देश में की गई 1946 में। और मोदी सरकार ने कब किया था? आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 को। नोटबंदी करते क्यों हैं? तो नोटबंदी जानते हैं क्यों करते हैं? नकली नोटों को रोकने के लिए और काले धन को रोकने के लिए। किसके लिए? नकली नोट और काले धन को रोकने के लिए। चलिए अगला। किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश देने का अधिकार देता है? ठीक है ना।
तो कह रहा है कि किस अधिनियम में है, तो जानते हैं ये ऑप्शन नंबर डी होगा, आरबीआई के अधिनियम की धारा 7 से, ठीक है ना। चलिए अगला, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति देने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब वह कम से कम, क्वेश्चन का अगला पार्ट इसमें है कि कम से कम कितने साल तक वकील रहा हो, तो 10 वर्ष का नियम होता है। सुप्रीम कोर्ट में होना है तो कम से कम कितने वर्ष अधिवक्ता होना चाहिए, 10 वर्ष के लिए। चलिए साहब अगला, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र हैं 80, ठीक है ना। कितने हैं, 80। यहाँ ध्यान रखिएगा यूपी में, आप यूपी के हैं इसीलिए आपको जानना जरूरी है। लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403, विधान परिषद 100, और ये भारत में सबसे अधिक है, किसी भी राज्य में सबसे अधिक है, ठीक है ना। तो लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 और विधान परिषद 100, ये सभी राज्यों में सबसे अधिक है। अब इसके साथ साथ ना दूसरा राज्य भी कभी कभी पूछ लेता है, यूपी के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में हैं 48, यूपी के बाद सबसे अधिक राज्यसभा सीटें भी महाराष्ट्र में हैं 19, कहाँ हैं, महाराष्ट्र में है कितनी, 19। विधानसभा सीटें यूपी के बाद 294 हैं पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना, और विधान परिषद सीटें, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम से मतदान की न्यूनतम आयु, अभी देखिए 3-4 क्वेश्चन पहले आपने देखा कि मतदान की न्यूनतम आयु की चर्चा हुई थी, तो देखिए क्या है, 61वां संविधान संशोधन 1989, उसमें राजीव गांधी की सरकार होती थी। इन्होंने क्या किया, न्यूनतम आयु 21 से घटाकर कितना कर दिया, 18 कर दिया। फिर देखिए 73वां संविधान संशोधन, आप जानते हैं पंचायती राज, 86वां शिक्षा से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, शिक्षा का मूल कर्तव्य। और 74वां किससे है, नगर निकाय। 74वां किससे है सर, नगर निकाय से संबंधित है। आगे देखते हैं, कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, सीधे सीधे दिख रहा है, कोई सेंस का वो नहीं है। परमाणु ऊर्जा राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, तो संघ सूची। परमाणु ऊर्जा किसका होगा, संघ। विदेशों से संबंध केवल संघ बना सकता है, संघ हो गया। वार और युद्ध और शांति, ये भी किसका है, संघ सरकार का है। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है ये समवर्ती सूची है कि राज्य सूची है, तो राज्य सूची है। तो जानते हैं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये संघ सूची में शामिल नहीं होगा। चलिए साहब अगला देखिए, सूचियां पहचानना है ना तो एक कॉमन सेंस अप्लाई कीजिएगा। केवल केंद्र सरकार नौकरी दे पाए, ऐसी नौकरियां जो केवल केंद्र सरकार दे पाए, राज्य सरकारें न दे पाए, तो कन्फर्म है वो कौन सा है, संघ सूची। और ऐसी नौकरियां जो केवल राज्य सरकार दे पाए, वो कन्फर्म है कि क्या, राज्य सूची। जैसे समझिएगा, जैसे समझेंगे हम कि अब ये बताइए, कभी अगर आपको फॉरेन अफेयर्स में नौकरी मिलेगी, एसएससी से मिलती है, आईएएस से मिलती है, तो कौन नौकरी देता है, केंद्र सरकार, ठीक है ना। फिर देखिए परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, भाभा में नौकरी जो आती है, बीएआरसी वगैरह में कौन देता है, केंद्र सरकार। फिर देखिए युद्ध और शांति, सेना में कौन नौकरी देता है, कॉमन सेंस है कि कौन देता है, केंद्र सरकार। तो नौकरी से पकड़ सकते हैं, जो केवल केंद्र सरकार नौकरियां देंगी वो संघ सूची का विषय होगा, जिसमें केवल नौकरियां राज्य सरकार देगी वो राज्य सूची का विषय होगा, और जो शेष बचता है क्या हो जाता है, समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। अगला पॉइंट, चलिए कह रहा निम्नलिखित में कौन सा संसद का कार्य नहीं है, तो पहला विकल्प दिया है, संसद कानून बनाने और वित्तीय कार्य करने के अलावा कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है, इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है, सही है। सरकार का उत्तरदायित्व है संसद के प्रति। अगला पॉइंट देखते हैं, संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। संसद में संविधान परिवर्तनों पर चर्चा और लागू करने का अधिकार है। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की मंत्रियों परिषद की जिम्मेदारी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा, डी। कोई भी
किसी को नियुक्त कर, किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही संसद में, लोकसभा, विधान, राज्यसभा में होगी तो संसद की कार्यवाही है, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व तो नहीं है, पूरे संसद का उत्तरदायित्व है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है, ठीक है ना, संसद के बारे में। चलिए साहब, संसद का मेन काम क्या है, कानून बनाना। और सरकार किसका हिस्सा है, संसद का हिस्सा है। ये दो बातें ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज, देखिए 4-5 क्वेश्चन में 3 बार ये आ चुका। तो पंचायती राज किस संविधान संशोधन से लाया गया था, 73वें से, ठीक है ना। भाग कौन सा है, 9। अनुसूची कौन सी है, 11वीं। और कितने विषय, 29। क्या सभी राज्यों में लागू है, तो नहीं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 86वां संविधान संशोधन, शिक्षा, 74वां नगर निकाय और 61वां मतदान का अधिकार, जो 21 से घटा कर क्या कर दिया गया, 18। अगला, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत, मतलब संख्या कितनी है, 550। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा में, 550, ठीक है ना। अब यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, जब एक पढ़िए ना तो सबको टैली करते जाइए, तभी मजा आएगा। अधिकतम संख्या लोकसभा आपने कितना लिखा, 550, राज्यसभा 250, तो विधानसभा की भी अधिकतम संख्या होती है 500, और विधान परिषद की अधिकतम संख्या होती है विधानसभा का 1/3। ये मैक्सिमम का सिस्टम है कि इससे ज़्यादा सीटें नहीं हो सकती, ठीक है ना। विधान परिषद में, किसी भी विधान परिषद में विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा सीटें नहीं हो सकती। मान लीजिए यूपी में 403 है विधानसभा सीटें, तो यूपी में अधिकतम 133 विधान परिषद सदस्य हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये तो अधिकतम हो सकते हैं, क्या है, अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम हैं क्या, वर्तमान में क्या स्थिति है, तो ध्यान रखेंगे ये अधिकतम हो सकते थे। अब ये वर्तमान की स्थिति इसी के साथ साथ रखते हैं। वर्तमान में क्या है, लोकसभा में 543, राज्यसभा में 245, विधानसभा में सबसे अधिक यूपी में है कितने, 403, और विधान परिषद में सबसे अधिक यूपी में है कितने, 100, ठीक है ना। ये सिस्टम होता है। चलिए, इनमें से कौन सा पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली में नहीं है, चलिए कौन कौन सा इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज में होता है, तो देखिए नगर परिषद जो है नगर निकाय में होता है, वो पंचायती निकाय में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत हो जाएगा। नगर परिषद जो है वो नगर पंचायत के अधीन होता है। चलिए साहब, अगला देखते हैं। संविधान की विशेषता नहीं है, तो ये बताइए संविधान लिखित है, सही है, सबको क्लियर कि संविधान क्या है, लिखित है। फिर कह रहा है कि यह फ्लेक्सिबल है, इसे संशोधित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या है, ये भी क्या है, सही है। फिर ये कह रहा है यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, तो यही गलत हो जाएगा। सॉरी, नीचे लिख दिया है लेकिन यह संघीय भी है। अगला ऑप्शन दिया है राज्य के राज्यपाल सांसदों और विधायकों के संशोधन से संशोधित किया जा सकता है, तो ये नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास नहीं है, तो राज्यपाल के पास नहीं है। केंद्र सरकार के पास संविधान में संशोधन का अधिकार होता है। किसके पास होता है, संसद के पास होता है, ठीक है ना। और इसमें भाषा थोड़ी ये अजीब लिखते हैं, सीधा सीधा मतलब ये है कि यह एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है, ठीक है ना। जब आपातकाल होता है तो भारत का संघात्मक एकात्मक, भारत का संविधान एकात्मक हो जाता है, सभी शक्तियां केंद्र के पास हो जाती हैं। लेकिन जब सामान्य काल होता है तो दोनों शक्तियां अलग अलग हो जाती हैं, उसको संघीय व्यवस्था कहते हैं। और ये कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल सांसद और विधायक के कहने पर संशोधन कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। संशोधन कौन करेगा, संसद करेगी। चलिए साहब, अगला कौन सा कारक नहीं है जो संविधान के निर्माण में योगदान देता है। अब कह रहा है इसमें संविधान के निर्माण में किसका योगदान नहीं है, तो कहने का मतलब देखिए क्वेश्चन घुमाया गया है, यानी संविधान में कहाँ से कुछ नहीं लिया गया है। तो देखिए ब्रिटेन से लिया गया है, रूस से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। किससे नहीं लिया गया है, औद्योगिक क्रांति से कुछ भी नहीं लिया गया है। औद्योगिक क्रांति से संविधान का कोई लेना देना नहीं है, ये घुमाया है। कहने का मतलब संविधान में कहाँ से कुछ नहीं लिया गया है।
कुछ प्रश्न जो टेढ़े मेढ़े आते हैं उसको समझना होता है कि पूछ क्या रहा है। चलिए साहब अगला देखते हैं। फिर ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना, ठीक है ना, सजा की मात्रा को कम करना क्या कहा जाता है, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना, हिंदी बहुत कठिन लिख दे रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कि ये बताइए कि चरित्र नहीं बदलना है। चरित्र नहीं बदलने का मतलब यह है सजा जिस तरह की है उस तरह की है। जैसे समझिएगा 8 साल का कारावास दिया गया सश्रम, उसी को 6 साल का कर देना, 4 साल का कर देना, इसे क्या बोला जाएगा, परिहार कहा जाता है। परिहार कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे रेमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेमिशन। ये इनकी हिंदी बड़ी खराब लिखी हुई है, इसको परिहार कहा जाता है। जो है रेमिशन है ना, जिसको हम लोग क्षमादान बोल देते हैं, तो सभी क्षमादान है, तो थोड़ा सा हिंदी इनकी गड़बड़ लिखी गई है। रेमिशन या परिहार कहा जाता है। जब 8 साल की सजा हो 4 साल कर दी जाए, 3 साल कर दी जाए, 2 साल कर दी जाए, लेकिन सजा वही रहे कि कठोर कारावास है तो कठोर कारावास ही रहे, तो उसे रेमिशन या परिहार कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसमें क्षमादान में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि क्षमादान में क्या होता है कि 2 लोगों को पावर है। किसको किसको, राष्ट्रपति को और राज्यपाल को। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से क्षमादान देते हैं, 72 लिखा हुआ है आपके सामने, और राज्यपाल किससे देते हैं, 161। अब दोनों में अंतर क्या है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं है कि वो मृत्युदंड को 0 कर दें, ठीक है ना। और क्षमादान कितने प्रकार से दिया जाता है, तो 5 प्रकार से। ध्यान रखेंगे क्षमादान कितने प्रकार से राष्ट्रपति देते हैं, तो 5 प्रकार से। चलिए साहब अगला, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो देखिए मान लीजिए आपने पढ़ा हुआ, देखिए यही कॉमन सेंस वाला सवाल है। ज़्यादातर लोग वनडे एग्जाम वाले चुनाव उपराष्ट्रपति का नहीं याद करके जाते, पद याद करके जाते हैं। तो 52, 53, 54 ये राष्ट्रपति संबंधित है, होगा नहीं। 74 प्रधानमंत्री संबंधित है, होगा नहीं। 63 उपराष्ट्रपति का पद है, तो बचा क्या, 66। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद से होता है, 66 से होता है। ये भी काम करेगा। और जानते हैं कौन करता है, ये ध्यान रखिएगा, कौन करता है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। कौन करता है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। अभी सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर आया था, तो उसमें पूछा गया था कि कितने लोग इसमें भाग लेंगे, तो लोकसभा का जोड़ लेंगे कितना, 543, और राज्यसभा का 245। तो 543 प्लस 245 तो कितना हो जाएगा, 788 लोग वोट डालते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ये प्रश्न आया था किसी एग्जाम में, संभवतः बिहार में था, उसमें ये आया हुआ था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने लोग भाग ले सकते हैं, तो सीधे जोड़ देंगे 788 लोग। अब देखिए एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आगे आपको मिलेगा इसी में कि उपराष्ट्रपति को हटाना कौन करेगा, है तो महाभियोग से, लेकिन हटाया किसके अप्रूवल से जाएगा, राज्यसभा के, क्योंकि उपराष्ट्रपति काम कहाँ करते हैं, राज्यसभा में करते हैं। चलिए सर अगला, कह रहे हैं भारत के संविधान का भाग 2, संविधान का भाग 2। तो देखिए भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है, नागरिकता से। मूल अधिकार भाग 3 में है, मूल अधिकार किस में है, भाग 3 में। और राज्य के नीति निश्चय तत्व किस में है, भाग 4 में। और भारतीय संघ किस में है, भाग 1 में। और वहीं पे ध्यान रखेंगे मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4A में है। किस में है, भाग 4A में है। तो पूछा गया था कि भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। ठीक है सर, अब आगे देखते हैं कौन सी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रित किया जाता है। तो कौन सी अनुसूची है, तो 5वीं अनुसूची से। SC ST क्षेत्र जो होते हैं यहाँ शासन किससे किया जाता है, 5वीं से। 8वीं किससे संबंधित है, तो भाषाओं से। और 9वीं किससे संबंधित है, पंचायती राज से, भूमि सुधार से। 9वीं किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे 10वीं तो दल बदल, 11वीं पंचायती राज,
12वीं नगर निकाय, नगर निकाय। और 7वीं सूचियाँ जो आप पढ़ते हैं, संघ सूची, संवर्ती सूची और केंद्र सूची, राज्य सूची, वो किसमें है? 7वीं अनुसूची में। चलिए साहब अगला देखते हैं। पंचायती राज को सबसे पहले किस जिले में लगाया गया? तो सबको पता है नागौर में। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? राजस्थान के नागौर में लगाया गया था। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि पहले लगा राजस्थान में पंचायती राज, राजस्थान के बाद लगा आंध्र प्रदेश में। दूसरा राज्य कौन सा है? ये भी प्रश्न आ चुका है परीक्षाओं में, तो आंध्र प्रदेश है। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243I के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, चाहे वो केंद्र का वित्त आयोग हो चाहे राज्य का। तो राज्य वित्त आयोग जो है, ध्यान रखेंगे, राज्य वित्त आयोग जो है आपका, राज्य वित्त आयोग, ये 243I से पंचायतों को पैसा देता है और 243Y से नगर निकायों को पैसा देता है। ठीक है ना। और केंद्रीय वित्त आयोग जो है, केंद्रीय वित्त आयोग, ये बना था 1951 में। इसका भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन इसके बारे में ध्यान रखेंगे, इसका गठन जो है वो अनुच्छेद 280 से है और कार्य जो है वो अनुच्छेद 281 से है। 280 से केंद्रीय वित्त आयोग का गठन होता है और 281 से राज्य सरकारों, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच धन का वितरण करता है। किस अनुच्छेद से? 281 से। अगला देखते हैं सर। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद द्वारा जारी करते हैं? तो देखिए अनुच्छेद 123 द्वारा। अध्यादेश क्या होता है? जब संसद की कार्यवाही न चल रही हो, जब संसद की कार्यवाही न चल रही हो, ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है सर। ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी होता है और ये कितने महीने के लिए मान्य होगा? 6 माह के लिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, इसको संसद से अनुमोदन चाहिए। तो अनुमोदन कितने सप्ताह में मिल जाना चाहिए? तो 6 सप्ताह में। अगर 6 सप्ताह में अनुमोदन नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या समय से पहले समाप्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना। जिस तरह से राष्ट्रपति जारी करते हैं अध्यादेश केंद्र में 123 से, उसी तरह से राज्यपाल जारी करते हैं राज्य में 213 से। राज्यपाल किससे जारी करेंगे? 213 से। और राष्ट्रपति किससे? 123 से। कंडीशन सेम वही होगी, 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदन मिलना चाहिए और 6 महीने इसकी अधिकतम अवधि होती है। ठीक है सर। अगला देखते हैं। राज्यसभा में मनोनीत कितने सदस्य होते हैं? तो 12। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 12। ये कहाँ से होते हैं? कला, संस्कृति, साहित्य, किन क्षेत्रों से होते हैं? कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र से होते हैं। अगला देखा जाता है, कह रहे हैं कि विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास होगी? तो राज्यपाल के पास। देखिए कितना सरल सरल सवाल आता है। प्रधानमंत्री विधानसभा में बैठते हैं? नहीं ना। उपराष्ट्रपति राज्य में है? नहीं ना। तो 2 लोग तो ऐसे मर गए। मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार है? नहीं, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए साहब, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? तो देखिए ये भी सरल है। 214 हाई कोर्ट, 214 क्या है? हाई कोर्ट है। 248 शासन है, केंद्र सरकार किस पे कानून बनाएगी, राज्य सरकार किस पे कानून बनाएगी। 244 क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 244 क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन। अब आगे देखते हैं सर, कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो देखिए गेस्चर भी रखिए, गेस करने का तरीका। जैसे प्रधानमंत्री का पद कौन सा है? 74। तो उसकी नियुक्ति भी क्या होगी? आसपास में होगी। कभी आप गड़बड़ हो तो तुरंत पास में लगाते हैं
कौन सा अनुच्छेद है? 75(1). कौन सा है? 75(1). कॉमन सेंस भी अप्लाई रखना है कि 74 से पद है तो नियुक्ति भी 1-2 अनुच्छेद आसपास होगी। कभी याद ना आए तो कॉमन सेंस का भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सर, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? निजी विधेयक की बात कर रहा है तो 1 माह पहले सूचना देनी पड़ती है निजी विधेयक में। अब मामला क्या है, यहाँ 2 बातें ध्यान रखिएगा। आखिर निजी विधेयक क्या होता है? तो 2 तरह के विधेयक होते हैं, निजी और सरकारी। कितने विधेयक होते हैं? निजी और सरकारी। जब मंत्री जी पेश करेंगे, मंत्री जी द्वारा पेश किया जाएगा तो उसे सरकारी विधेयक कहेंगे। समझिएगा इस बात को। मंत्री जी अगर पेश करेंगे तो सरकारी विधेयक है। और नान मंत्री जी यानी मंत्री जी को छोड़कर अन्य सदस्य, जब अन्य सदस्य प्रस्तुत करेगा तो उसे निजी विधेयक कहा जाएगा। वो चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी मंत्री द्वारा किया जा रहा है तो सरकारी विधेयक है और किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जा रहा है तो निजी विधेयक है। तो क्या निजी विधेयक पारित हो सकता है? बिल्कुल पारित हो सकता है। ठीक है ना? चलिए साहब, और इन्हीं विधेयकों को जब अनुमति मिल जाती है तो अधिनियम हो जाते हैं। अगला है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? ठीक है ना? चलिए साहब, अब देखिए, शिक्षा का अधिकार ये सबके लिए है तो ये तो होगा नहीं। शिक्षा का अधिकार सबके लिए है तो ये होगा नहीं। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी सबके लिए है तो होगा नहीं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी सबके लिए है तो नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 25 से 30 तक। अनुच्छेद 30 में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान बनाए जा सकते हैं, जैसे AMU या जामिया मिलिया, इस तरह के संस्थान। तो अल्पसंख्यकों का अधिकार किस अनुच्छेद से? 30 से। अगर आप गेस कैसे करेंगे तो सीधा सीधा समझे रहिए। शिक्षा का अधिकार 21A, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा? 23-24। ठीक है ना? और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 30। तो ये बताइए अल्पसंख्यक कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 25 से 30 तक। तो ये किसके लिए हो जाएगा? अल्पसंख्यकों के लिए। चलिए साहब, अगला, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। इसको हम लोग कहते हैं, अपनी भाषा में अंगीकरण किया गया था। क्या किया गया था सर? अंगीकरण। सामान्य भाषा में कहिए तो टेस्ट ड्राइव किया गया। क्या किया गया? टेस्ट ड्राइव। तो कितने अनुच्छेद लागू हुए थे उस तारीख को? तो 15 अनुच्छेद लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने अनुच्छेद लागू हुए? 15। कभी कभी वनडे एग्जाम में ये पूछ देता है कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को ही। कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को ना कानून दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? विधि दिवस। चलिए साहब, आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? सीधा सीधा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम पूरे भारत में लागू हुआ था। इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती दिवस के रूप में, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं सर, भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ, ठीक है ना? तो कौन सा? 6वीं अनुसूची। कौन सी? 6वीं अनुसूची। देख रहे हैं 20-25 क्वेश्चन में ये आपने देखा है कि क्वेश्चन बारी बारी क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। कम से कम 8 क्वेश्चन इतनी ही देर में रिपीट हो चुका है। तो रिपीट होता है। आगे देखते हैं, कह रहा है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, देख रहे हैं पंचायती राज पे सबसे अधिक सवाल आया है। भारतीय संविधान के शीर्षक से अनुच्छेद ए जोड़ा गया, ठीक है ना? तो किसकी बात करता है? सीधे सीधे तो पंचायतों की बात करता है। पंचायती राज किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। किस भाग में? भाग रोमन लिपि में लिख दिया है 9। किस अनुसूची में? 11वीं। कितने विषय? 29। कितने स्तर का? ज़्यादातर राज्यों में त्रिस्तरीय है।
त्रिस्तरीय है ज़्यादातर राज्यों में। एक राज्य में चतुर्थ स्तरीय है। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में चतुर्थ स्तरीय है? पश्चिम बंगाल में। कुछ राज्यों में द्विस्तरीय भी है। तो जहाँ की जनसंख्या किससे कम थी? 20 लाख से कम। कब? 1971 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। 20 ये प्रश्न आ सकता है कि 2 स्तरीय पंचायती राज किस राज्य किन राज्यों में था? जहाँ जनसंख्या 20 लाख से कम थी। और चतुर्थ स्तरीय किस राज्य में? केवल एक में, पश्चिम बंगाल में। आगे देखते हैं सर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण की बात करता है? चाहे वो ताजमहल हो, चाहे अनुच्छेद 49, ये कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। अब देखिए अनुच्छेद 48 क्या है? जब आप रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको हर ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। ये क्या है? कृषि और पशुपालन। क्या है? कृषि और पशुपालन। अनुच्छेद 48 ये क्या है? वन तथा वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीव संरक्षण। ABCD लिखने का मतलब क्या है? ये शुरू में नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया। अब देखिए फिर से इसमें अगला अनुच्छेद है 50, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया। न्यायपालिका को अलग किया गया, किससे? कार्यपालिका से। ये चारों अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? C। अगला है, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होगी? तो जिसमें राज्यों की चर्चा होगी। राज्यों की चर्चा किस अनुसूची में है? पहली अनुसूची में। कहता है किस अनुसूची में? पहली में। ठीक है, तो पहले में अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। चलिए साहब अगला, वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। अगला देखते हैं, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो 131 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं सर? 131 आउट ऑफ कितना? 543। कितनी सीटें आरक्षित हैं? 131 सीटें आरक्षित हैं। इसमें से 47 किसके लिए हैं? ST के लिए। तो बची कितनी? 11 में 7 जाएगा 4। कितनी बची? 84। तो 84 SC के लिए हैं और 47 ST के लिए हैं। अब ये लगे हाथ ये भी याद रखिएगा कि सबसे अधिक SC सीटें यूपी में। सबसे अधिक SC सीटें कहाँ पे? यूपी में। और सबसे अधिक ST सीटें कहाँ? तो MP में। सबसे अधिक लोकसभा में SC आरक्षण यूपी में है और सबसे अधिक ST आरक्षण मध्य प्रदेश में। जनसंख्या का आधार होता है, इसी के आधार पर तय किया जाता है। चलिए साहब, कौन सा इसमें पंचायती राज नहीं है? तो न्याय पंचायत पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ठीक है ना? चलिए एक मिनट, इसमें हो जाएगा ग्राम सहकारी संस्था। ये सहकारिता से संबंधित है। हालांकि यूपी में न्याय पंचायत भी नहीं होती, ये चतुर्थ स्तरीय पंचायती राज में न्याय पंचायत होती है। चलिए साहब अगला, भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी। तो भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी महान्यायवादी या AG होता है। इसका अनुच्छेद क्या है? 76 है। इसी तरह से राज्य सरकार में ध्यान रखेंगे, राज्य सरकार में एडवोकेट जनरल होता है। कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं महाधिवक्ता। महाअधिवक्ता, इनका अनुच्छेद होता है 165। क्या होता है? 165। लगे हाथ ये भी ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन वोट नहीं दे सकते, क्योंकि चुन के नहीं आए हैं, तो चुनने का अधिकार नहीं है। ये भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं। सेम परिस्थितियां किसकी हैं? महाधिवक्ता की हैं। कहाँ? राज्य में। एक प्रश्न और ध्यान रखेंगे कि भारत का प्रथम विधिक अधिकारी तो महान्यायवादी हो गया। कौन हो गया? महान्यायवादी। लेकिन दूसरा विधिक अधिकारी किसे कहेंगे? तो सॉलिसिटर जनरल को कहेंगे। अगर पूछ दे भारत का दूसरा विधिक अधिकारी कौन होगा, तो कौन होगा सर? सॉलिसिटर जनरल होगा। चलिए साहब अगला देखते हैं, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? 315।
चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो जिसको आप यूपीएससी कहते हैं, चाहे इलाहाबाद वाला हो यूपीपीएससी कहते हैं, दोनों का गठन किस अनुच्छेद से होगा? 315 से होगा। किससे होगा? 315 से होगा। चलिए साहब आगे देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अब यहाँ एक प्रश्न हमको ध्यान रखना है, एक लाइन में ध्यान रखना है, सब लोग समझ लीजिएगा। अगर केंद्र सरकार की नौकरी है, समझे रहेंगे, केंद्र सरकार की नौकरी है तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, और राज्य सरकार की नौकरी है तो राज्यपाल करेगा। याद करने की आवश्यकता नहीं है, हाई कोर्ट में स्पष्ट रहिएगा। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, राज्यपाल केवल क्या करते हैं? सलाह देते हैं। राज्यपाल क्या करते हैं? सलाह देते हैं। बाकी एक ही लाइन है कि केंद्र सरकार की नियुक्ति है, नौकरी है तो राष्ट्रपति, और राज्य सरकार की नौकरी है तो राज्यपाल। तो ये बताइए चुनाव आयुक्त कहाँ काम करते हैं? केंद्र सरकार में, तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, शून्यकाल क्या होता है? चलिए साहब, तो इसमें पहला ऑप्शन है जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, ये गलत है। जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं, जब सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, तो यही होता है शून्यकाल। शून्यकाल बेसिकली होता है प्रश्नकाल के बाद का समय, प्रश्नकाल के बाद का समय। ये 30 मिनट से 1 घंटे तक चलता है, 30 मिनट से 1 घंटे तक चलता है। 1962 में भारत में इसकी शुरुआत हुई, और मज़े की बात है कि शून्यकाल की अवधारणा देने वाला पहला देश कौन सा है? भारत है। चलिए सर, भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यह धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध करता है। ये सही है, किसी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता। यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है ना, यही होगा, क्योंकि यहाँ किसी धर्म को वरीयता नहीं दी गई है। अगला देखते हैं सर। देखिए अभी प्रश्न पे हमने चर्चा किया, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट होके ही आते हैं, बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट होके आते हैं। आ गया भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण। अभी कुछ प्रश्न पहले हमने आपसे बताया था कि ऐसा हो सकता है, तो महिलाओं के लिए आरक्षण लोकसभा में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, और पंचायती राज में है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण यहाँ पे लागू है, विधानसभा और लोकसभा में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है सर, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषणा करने की अधिक शक्ति किसके पास है? तो ये बताइए किसके पास होगी? सर्वे का सर्वा कौन है सरकार का? राष्ट्रपति। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति, देखिए ऐसे याद रखिएगा, अनुसूचित घोषणा करने का अधिकार केंद्र में राष्ट्रपति के पास और राज्य में राज्यपाल के पास होता है। तो ये केंद्र की बात कर रहा है, तो किसके पास हो जाएगा? राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। चलिए सर अगला देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के? देखिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन पीछे आया हुआ है उस पर अगर सही से आप पढ़ेंगे तो आगे वाला क्वेश्चन उसी से रिलेट होगा। अभी हमने आपको 123 के साथ 213 बताया, तो राज्यपाल किससे जारी करता है? 213 से, और राष्ट्रपति किससे करते हैं? 123 से। तो राज्यपाल को पूछा जा रहा है, क्या हो गया सर? 213। अगला, राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? वह विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह कथन क्या हो गया? गलत, क्योंकि राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 1/6 को। कितने को करते हैं? 1/6 को। तो पहला गलत हो गया। वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा में, दूसरा भी क्या हो गया? गलत हो गया। पहले 1 को करते थे लेकिन अब क्या हो गया? आप 0 को करेंगे, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो न तो पहला सही है और न तो दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, आगे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निषेध तत्व। उपरोक्त में से भारत के संविधान का कौन सा भाग 0 से 6 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का प्रावधान की स्थापना करता है? तो देखिए फिर पीछे ऑप्शन देखेंगे, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्व और मौलिक कर्तव्य। आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा सर? राज्य के नीति निषेध तत्व किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो क्या हो जाएगा? केवल तीसरे में। अनुच्छेद 45 में यह कहता है
कि राज्य बालकों की शिक्षा का उपबंध करेगा, जो आप आंगनबाड़ी केंद्र कहते हैं उसकी बात कर रहा है। तो कौन सा अनुच्छेद 45, ठीक है ना। तो राज्य के नीति निषेध तत्वों में राज्य का वादा किस में रहेगा, ध्यान से समझे रहिएगा। राज्य का वादा, राज्य के नीति निषेध तत्व, राज्य जब अपना वादा तोड़ता है तो आप मूल अधिकार से राज्य के खिलाफ जाते हैं, ठीक है ना। और राज्य कहता है कि खाली हम ही वादा करें तो आपसे भी वादा लिया जाता है, उसको मूल कर्तव्य कहते हैं। तो राज्य का जो भी वादा होगा किस में होगा, राज्य के नीति निषेध तत्वों में होगा। अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो देखिए साहब, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। केंद्र सरकार में 65 वर्ष, राज्य सरकार में 62 वर्ष, ठीक है ना। आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य, उपयुक्त में से कौन सा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय पद्धति के मत के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा मतदान से चुना जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा सर, राष्ट्रपति को लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुनते हैं। तो देखिए केवल 2, 3 वाला तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं, ठीक है ना, सभी सदस्य करते हैं। और राज्यसभा के सभी सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सभी सदस्य करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी का। किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा, ठीक ना। विधायक सांसद का वोट एक नहीं गिना जाता, एक लाइन में समझे रहिएगा। विधायक सांसद का वोट कभी भी एक नहीं गिना जाता, वो जनसंख्या के अनुपात में कोरिलेट किया जाता है, ठीक है सर। तो सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार किस सूची में पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है, तो सूची 1 और सूची 2 में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूची 1 और 2। अब इसमें ये ध्यान रखेंगे, यह बहुत अंदर से पूछ दिया, इतना नहीं आना है आपको। ये ध्यान रखना है कि जितना पर्यावरण कानून है एक साथ याद रखते हैं। तो वन्य जीव क्या है साहब, 1972। वन संरक्षण क्या है, 1980। जल संरक्षण क्या है, 1974। वायु संरक्षण क्या है, 1981। पर्यावरण संरक्षण क्या है सर, 1986। जैव विविधता संरक्षण क्या है, 2002। एनजीटी अधिनियम क्या है, 2009। आपदा क्या है, आपदा प्रबंधन, 2005। और कोरोना में जो लॉकडाउन लग रहा था वो महामारी अधिनियम क्या है, 1897। इतना हमेशा ध्यान रखते हैं, ठीक है सर। अब आगे देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो संविधान संशोधन से है। किससे है साहब, संविधान संशोधन से। किससे है, संसद से है। और मजे की बात क्या है कि क्या आप 68 में संशोधन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि संविधान की मूल आत्मा प्रभावित न हो। चलिए साहब अगला देखते हैं, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या निर्धारित करता है। कौन सा, कौन सा, 91वां 2003। इसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद 15% से अधिक नहीं हो सकती, 15% से अधिक नहीं हो सकती। अब सर इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, एक संविधान संशोधन और हुआ था इसी के लिए, 52वां, ये 1985 में हुआ था, जो किससे संबंधित है, दल बदल रोकने के लिए, दल बदल रोकने के लिए, ठीक है। अब 97वें से क्या है, ये सहकारी समितियों से संबंधित है। किससे, सहकारी संस्थाओं से। 93वां क्या है, ओबीसी आरक्षण दिया गया उच्च शिक्षण संस्थानों में, एम्स में, आईआईटी में आरक्षण दिया गया किसको, ओबीसी को। चलिए साहब अगला देखते हैं, कौन सी एक संवैधानिक संस्था ने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे, जिसका अनुच्छेद है वो संवैधानिक है और जिसका अनुच्छेद नहीं है वो संवैधानिक नहीं है। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद है 315,
तो ये संवैधानिक हो गया। राज्य लोक सेवा का आयोग का अनुच्छेद 315 संवैधानिक हो गया। वित्त आयोग का है 280, ये भी संवैधानिक हो गया। योजना आयोग का कोई अनुच्छेद नहीं है, तो इसीलिए ये संवैधानिक संस्था नहीं होगी। सीधे याद रखना है, जिसका अनुच्छेद होगा वो संवैधानिक है और जिसका अनुच्छेद नहीं है वो सांविधिक है। कैसी है? सांविधिक है या संविधानेतर है। चलिए साहब अगला, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और विधान परिषद के लिए भी उम्र कितनी होती है? 30 वर्ष। अगला देखते हैं सर, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी संविधान सभा में? तो 15 थी। कितनी थी? 15। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा 9 ने हस्ताक्षर किए। कितने ने हस्ताक्षर किए? 9 ने। संविधान पर कितनी महिलाओं के हस्ताक्षर हैं? तो 9 महिलाओं के। शुरू में थी कितनी? 15। हो सकता है कुछ पाकिस्तान चली गई हो सकता है किसी का निधन हो गया हो, तो कितने ने हस्ताक्षर किए? 9 ने। यहाँ एक इंडेक्स बना के रखिएगा। इंडेक्स क्या बनाएंगे? संविधान सभा में सदस्य थे 389। जब भारत का विभाजन हो गया तो हो गया आज़ादी के बाद 324। इनमें से साइन किया कितने? 284। और 284 में कितनी महिला थी? 9। और 389 में कितनी महिला थी? 15। ठीक है सर, क्लियर है? आगे देखते हैं। भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड, अब देखिए घुमा करके लिख दिया, सामान्य सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। कई बार तो प्रश्न इसलिए गलत हो जाता है कि हमें समझने में फेर हो जाता है। जब हिंदी में न बुझाए तो अंग्रेजी में देख लीजिएगा। अंग्रेजी में लिखा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये किस राज्य में है? गोवा में। किस अनुच्छेद से है साहब? 44 से। यहाँ राज्य के कानून चलते हैं, धर्म का कोई कानून नहीं चलता। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 44 में। अगला देखते हैं 52वां। देखिए अभी चर्चा किए हैं दल बदल, फिर 1 साल के बाद पेपर में आ गया 52वां। तो 52वां क्या है साहब? 1985 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो किससे संबंधित है? दल बदल रोकने के लिए। दल बदल रोकने के लिए। ठीक है सर, तो किससे संबंधित थी? दल बदल रोकने के लिए। भारत के संविधान में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाए जाने का प्रावधान नहीं है? तो देखिए राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति किसके खिलाफ नहीं है? राज्यपाल के खिलाफ। उनको तो पिताजी जब चाहें बुला लेंगे। पिताजी बोले तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? जब मन होगा बुला लेंगे। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? ठीक है ना? किससे किया? तो अनुच्छेद 18 से होगा। उपाधियों का अंत हो गया है, लेकिन क्या है? सम्मान दिए जा सकते हैं। 18। अगला, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए लोकसभा चुनाव में वोट देना मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता। वोट देना आपका अधिकार है, दीजिए चाहे न दीजिए। अगला, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम सदस्य 10 होते हैं। सहकारी समिति को अंग्रेजी में कहते हैं कोऑपरेटिव। सबने सुना होगा, गाँव में होती हैं कोऑपरेटिव। इनमें मिनिमम 10 सदस्य होते हैं, मिनिमम 10 सदस्य, और मैक्सिमम या अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 21 सदस्य होते हैं। अधिकतम कितने होते हैं सर? 21 सदस्य होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सहकारी संस्थाओं को संविधान में शामिल किया गया। संविधान में शामिल किया गया 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा। यानी सहकारी समितियां क्या होती हैं? संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। इनको भी 243 में ही रखा गया है। किस में रखा गया है? 243 में रखा गया है। और 2021 में केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और अमित शाह पहले सहकारिता मंत्री बने। ठीक है सर, तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 21। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो पंचायती राज। किससे संबंधित है साहब? पंचायती राज से। चलिए, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा बनी तो शुरू में अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब इनके बारे में ऐसे ध्यान रखेंगे, संविधान सभा बनी कब? 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? जो सबसे सीनियर होता है उसी को बना दिया जाता है। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। और जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई
तो अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाए गए? राजेंद्र प्रसाद। और देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इन्होंने क्या किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया। उसके बाद संविधान सभा क्या हो गई? भंग हो गई। फिर इसी के साथ याद रखिएगा इसकी कुल बैठकें कितनी हुई संविधान सभा की? तो 11 बैठकें हुई थी। कितनी हुई थी? 11 बैठकें हुई थी। और एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य कितनी जनसंख्या पर नियुक्त होता था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर। संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य कितनी जनसंख्या पर नियुक्त होता था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर। चलिए साहब, एक प्रश्न और आ जाता है वनडे टाइप के एग्जाम में कि किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। ठीक है सर। अगला फिर देखते हैं, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य होते हैं? देखिए फिर वही बात, अभी आपको समझाए हैं, फिर आगे आ गया। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 और न्यूनतम कितने? 60। एमएलए की बात कर रहा है तो एमएलए देखिए मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 500 और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 60। लेकिन कंडीशनल है, लेकिन क्या है वर्तमान में स्थिति क्या है? सबसे अधिक यूपी में है कितने? 403। और सबसे कम पुदुचेरी में है 30। कितने एमएलए हैं पुदुचेरी में? 30। ठीक है ना। अब आपसे कोई कहेगा ऐसा क्यों? तो एक लाइन का जवाब है, 1971 की जनगणना में कई राज्यों की जनसंख्या इतनी कम थी कि सीटें भरी नहीं जा सकती, इसीलिए ऐसा है। चलिए साहब अगला, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के। बाकी 2 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? ठीक है ना। तो किस अनुच्छेद में? 324 में। किस में किया गया है? 324 में। इसी से क्या बना है? चुनाव आयोग बना है। अब 324 26 एक पास दे दिया है, तो 326 हमें ध्यान रखना है कि किसकी बात करता है? वयस्क मताधिकार की बात करता है। किसकी बात करता है? वयस्क मताधिकार की बात करता है। ठीक है ना सर। अगला, भारत की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 42वां 1976। ठीक है ना। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है ना। और एक ही बार हुआ है प्रस्तावना में अब तक संशोधन। ठीक है ना। केवल कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, संविधान का अंग है। इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। अंग है तब ना आत्मा है। ठीक है ना। और क्या इसके आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं? तो नहीं। निर्णय का आधार तो लिखेंगे नहीं, इसके आधार पर निर्णय नहीं लिए जा सकते। संविधान की आत्मा वैसे प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा। चलिए सर आगे देखते हैं। शून्यकाल, फिर देखिए बार बार वही कह रहा है ना कि क्वेश्चन जब को रिलेट करके पढ़ना शुरू करेंगे तो देखिए हर तीसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है? को रिलेट करके मिल रहा है कि शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 1 घंटे होती है। ये प्रश्नकाल के बाद का समय होता है। ठीक है ना। चलिए सर अगला, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा? तो अपने छोटका वाले को, उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को, कि आओ अब तू बना। राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देंगे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो उच्चतम न्यायालय को। क्योंकि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहते हैं सर? मूल अधिकारों का रक्षक तो सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। रीटें जारी करके मूल अधिकारों की रक्षा करता है। क्या करता है? रीटें जारी करके। चलिए सर अगला, भारतीय संविधान को क्या माना गया? रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। क्या वो माना गया है? ठीक है ना। तो क्या है? संघीय संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? संघीय संविधान है। एकात्मक ये तब होता है, ठीक है ना,
एकात्मक तब ये होता है जब कब होता है, लेकिन विकल्प करीब करीब दिए हुए हैं, संघीय संविधान है लेकिन ये लिख रहा है रूप विधान में संघीय, लेकिन भावना में एकात्मक। नियंत्रण तो किसके पास है? केंद्र के पास है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए, ड्राफ्टिंग कमेटी, देखिए ड्राफ्टिंग मतलब हिंदी में होता है प्रारूप, यही सब धोखा होता है, अब सबको पता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर बनी कब? 47 में। सदस्य कितने थे? 7। इन्होंने ये तय किया कि संविधान में कौन सा चैप्टर कहाँ रखा जाएगा, इसीलिए इन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25, फिर रिपीट हो गया। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो देखिए, प्रस्तावना को एक और नाम दिया जाता है, उद्देशिका, ठीक है ना। तो अगर प्रस्तावना न लिखा हो, उद्देशिका लिखा हो तो वही होगा, लेकिन अगर कह दे कि अंबेडकर ने किसे माना, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। आगे देखते हैं सर। उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने के लिए का अधिकार किसके पास है? तो उपराष्ट्रपति किसके पास काम करते हैं? राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा के पास काम करते हैं, तो इन्हें हटाने का अधिकार भी किसको दिया जाएगा? राज्यसभा के को दिया जाएगा, ठीक है ना। महाभियोग लगेगा, लेकिन हटाने का सारा अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास है। चलिए साहब, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, इनकी भाषा बड़ी गड़बड़ होती है। अध्यक्ष नहीं होते राज्यसभा में, सभापति होते हैं, ठीक है ना। सभापति होते हैं, तो पदेन सभापति कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को इसी रूप से वेतन ही मिलता है। एक प्रश्न आता है कि उपराष्ट्रपति को किस काम के लिए वेतन मिलता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने के लिए वेतन मिलता है। अगला देखते हैं सर। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो 11 हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में मूल कर्तव्य 0 थे। कितने थे? 0। लाए गए कैसे? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। किस देश से? रूस से या सोवियत संघ से, ठीक है ना। शुरू में कितने थे? 10। 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, जो किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। अभी कितने हैं? 11 हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कौन से भाग में? मूल कर्तव्य भाग 4A में है। अनुच्छेद कौन सा है? 51A है। और किस कमेटी की रिपोर्ट पर लाए गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पे, ठीक है सर। इतना काफ़ी है मूल कर्तव्यों के लिए। क्या इनको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? तो नहीं, चाहिए का अर्थ होता है, इसलिए वाद योग्य नहीं होते हैं। अगला, भारत का संविधान लिखा गया था, ठीक है ना। तो क्या है? 1949 में पूरा हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो 2 साल से अधिक का, लेकिन 3 साल से कम। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में, देखिए अभी प्रश्न की चर्चा हो रही थी, आ गया। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायालय में प्रवर्तनी है? प्रवर्तनी मतलब न्यायालय में आप चैलेंज कर सकते हैं, न्यायालय में इनके आधार पर निर्णय दिया जा सकता है। तो किस पे? मूल अधिकारों पे, ठीक है ना। नीति निषेध तत्वों में राज्य कहता है हम करेंगे, लेकिन किया जाएगा कहता है। ये नहीं है कि आप जबरदस्ती करा लेंगे। जबरदस्ती होता है तो राज्य तो कहा है 41 में है कि हम न्यूनतम काम की सुविधा देंगे, तो हर कोई जबरदस्ती काम ले लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। चैलेंज किसको कर सकते हैं? केवल मूल अधिकारों को। अगला, भारत का कोई भी नागरिक राजनीतिक दल या संघ बना सकता है, किस अनुच्छेद में है? तो ये भी किस में है सर? अनुच्छेद 1C में। अनुच्छेद 1C में है, सॉरी 19(1)C में, ठीक है ना। अनुच्छेद 19(1)C में। आगे देखते हैं, किस बाद में संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ये भारत के इतिहास का सबसे ज़्यादा चर्चित मुकदमा है। क्या नाम है? केशवानंद भारती केस। ये हुआ था 1973 में। कितने जज फैसला दिए थे? 13 जज। उन्होंने कहा था कि संविधान के मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, ठीक है ना। गोलकनाथ में तो मना कर दिया गया था। गोलकनाथ 1967 में था, इसमें लिखा गया था संशोधन नहीं कर सकते। चलिए साहब, अगला देखते हैं।
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिटें? तो 5 प्रकार की रिटें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिटें जारी करते हैं? तो 5 प्रकार के। ठीक है सर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख है? 36 से 51। भाग कौन सा होगा? भाग 4। किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। इसमें दिया क्या है? राज्य वादा करता है कि हम मैं ऐसा ऐसा करूंगा, ये राज्य के वादे हैं। अगला, चलिए सर, अगला कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद 32 है कि अगर कोई आदमी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हैबियस कॉर्पस, ये भी ध्यान रखते हैं, हैबियस कॉर्पस। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये अनुच्छेद 32 है। और अनुच्छेद 32 किस में होगा? मूल अधिकारों में होगा, क्योंकि 12 से 35 तक क्या हैं? मूल अधिकार हैं। किस में हो जाएगा सर? मूल अधिकारों में हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। अभी द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं, तो आपने देखा था इनको कौन शपथ दिलाया था? मुख्य न्यायाधीश ने। फिर अगला कहते हैं भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। शुरू में ध्यान रखिएगा 8 थी। शुरू में कितनी थी? 8 थी। 9वीं जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा, ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार। 10वीं जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, ये किससे है? दल बदल। फिर से 11वीं जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा, ये किससे संबंधित है? पंचायती राज। और 12वीं जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा, ये नगर निकाय। किससे संबंधित है सर? नगर निकाय। चलिए फिर आगे देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? आमुख। देखिए फंसा दिया। हम आपसे बार बार कहते हैं कि जब हिंदी ना समझ में आए तो अंग्रेजी में देख लीजिएगा। आमुख को देखिए अंग्रेजी में प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल। और प्रस्तावना को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्रेम्बल कहा जाता है। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो पूछते रहिए, आमुख सन्मुख, इससे कुछ नहीं होगा। क्या हो जाएगा? प्रेम्बल होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है साहब, लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु, देखिए फिर रिपीट हुआ है। और ये जानते हैं सप्लाई इंस्पेक्टर मेंस का पेपर है, देखिए कितना सरल सरल आया हुआ है। लेकिन जब आप पेट क्वालिफाई करेंगे तभी ना सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर देंगे, तो पेट क्वालिफाई करना भी जरूरी है। जितना पेपर यूपीएसएससी कराया है सबसे सरल है सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर। पहले वीडियो में डाल चुका हूँ, आपने देखा होगा। लेकिन समस्या है कि 99% से ऊपर परसेंटाइल बन गया था। तो देने का मौका मिलेगा तभी ना आसान या कठिन देखेंगे। तो क्या है साहब? 25 साल। फिर अगला कहता है भारत के संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका से। देखिए सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर है, किससे लिए गए हैं? अमेरिका से। 3 ही है, मूल कर्तव्य रूस, मूल अधिकार अमेरिका और राज्य के नीति निषेध तत्व आयरलैंड। और आपातकाल जर्मनी। आपातकाल कहाँ से? जर्मनी। आगे देखते हैं सर, संविधान की विशेषता नहीं है तो पॉजिटिव चीज होगी वो व्यवस्था, विशेषता होगी प्रतिबद्ध न्यायालय, सही है। शक्तियों का वितरण, सही है। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, यही गलत हो जा रही है। क्या है? संविधान सर्वोच्च नहीं है। कौन सा सर्वोच्च है सर? ठीक है ना? कौन सर्वोच्च है? जनता सर्वोच्च है। अर्धसंघीय है, अर्धसंघात्मक तो हमारे वहाँ संविधान में व्यवस्था है ही है। अगला, कौन भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो देखिए कौन करेगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना? राज्य की जहां भी बात करेगा वहां सीधे लगाएंगे बिना सोचे, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अगला है साहब, भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का? तो देखिए पंचायती राज कहता, यहां सब लोग समझ लेंगे, अगर पंचायती राज कहता तो होता 243, लेकिन ग्राम पंचायतों को जब कहेगा, ग्राम पंचायत का कहेगा, और जब राज्य कहेगा सीधा सीधा राज्य, तो किस में चला जाएगा? नीति निर्देशक तत्वों में। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40।
ठीक है ना। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, लेकिन पंचायती राज अगर कहता है तो 243। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? ठीक है ना, यानी किसने रखा? नेहरू जी ने। ठीक है ना। BN राव तो संविधान सभा के सलाहकार थे, लेकिन अगर आपसे सीधे पूछा जाए कि प्रस्तावना के जनक कौन थे तो आप लिखेंगे नेहरू। और किस देश से लिया गया है? हम भारत के लोग। तो अमेरिका का संविधान यहीं से शुरू करता है, वी द पीपुल। तो कहाँ से हमने लिया है? अमेरिका से। कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। ठीक है सर। ये आपका जितना क्वेश्चन आया हुआ था उसकी चर्चा हो गई है। अगर आप विश्वास कीजिए, अगर इतना ही ध्यान देते हैं तो पेट में आपका एक भी संविधान से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धन्यवाद।